हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग रीतिकाल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। इन्होंने यानी कि बिहारी की बात की जाए यहाँ पे, बिहारी ने अपने काव्य में रस अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया है। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि रहे बिहारी। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि रहे। लक्षण ग्रंथ जो लिखते हैं ना, वो आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए देव, पद्माकर, भूषण, ये सभी लक्षण ग्रंथकार है। इसके अलावा काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्त, छंद, रस, अलंकार आदि को लेकर लिखा गया काव्य ही क्या कहलाता है? लक्षण ग्रंथ कहलाता है। काव्य के लक्षण में क्या आ गया आपका? दोहा, सवैया, कवित्त, छंद, इसके अलावा रस, अलंकार इत्यादि को लेकर लिखा गया काव्य ही लक्षण ग्रंथ कहलाता है। लक्षण ग्रंथकार कौन हो जाते हैं? रीतिबद्ध कवि हो जाते हैं। जैसे देव, पद्माकर, भूषण, ये सभी क्या है? रीतिबद्ध रचनाकार है, रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित कवि है। अगला हमें सुमेलित करना है केशवदास। केशवदास की रचना निम्न में से कौन सी है? केशवदास की रचना निम्न में से कौन सी है? तो रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। ठीक है, रसिक प्रिया आपका हो गया केशवदास। मतीराम। मतीराम की रचना निम्न में से कौन सी है? ललित ललाम। ललित ललाम आपका मतीराम। ठीक है, ललित ललाम मतीराम हो गया। भूषण। भूषण हो गया आपका शिवा बावनी। भूषण की रचना कौन सी है? शिवा बावनी। भूषण शिवा बावनी। देव भाव विलास। देव भाव विलास। ठीक है। ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। रसिक प्रिया किनकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। भाव विलास हो गया आपका देव की रचना है। शिवा बावनी किनकी रचना है? तो भूषण की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। ये जो जितने सारे ग्रंथ हैं ना, जैसे कि बिहारी, सतसई, देव और बिहारी और देव, ये सभी जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, ये सभी क्या है? आलोचना ग्रंथ है। इनके आलोचकों से हमें सुमेलित करना है। तो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का क्या हो जाएगा आपका? पद्म सिंह शर्मा। बिहारी सतसई के आलोचक पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, बिहारी सतसई के आलोचक पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी। देव और बिहारी हो गया आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी हो गया आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी। बिहारी हो गया आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव हो जाएगा आपका लाला भगवान दीन। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। ठीक है, बिहारी सतसई हो गया आपका पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी हो गया आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव हो गया लाला भगवान दीन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ना ये वाला, ये जो विकल्प ग है, इसे हम काट देते हैं। ठीक है, बाकी तीनों को आप याद रखिएगा। बाकी तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो नीति। वृंद सतसई की विषय वस्तु है नीति। ठीक है, वृंद सतसई कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है। ठीक है, वृंद सतसई किनके द्वारा रचित एक नीति परक रचना है? तो कवि वृंद द्वारा रचित एक नीति परक रचना है, जिसमें नीति के कुल कितने दोहे हैं? तो 700 दोहे माने गए हैं। वृंद सतसई में नीति के कुल 700 दोहे माने गए हैं। शकुंतला नाटक किनकी रचना है? शकुंतला नाटक किनकी रचना है? तो निवास। शकुंतला नाटक किनकी रचना है? निवास। यह ब्रजभाषा में रचित है। शकुंतला नाटक जो है यह ब्रजभाषा में रचित है। इसे नाटक, जैसे कि इसके शीर्षक में नाटक लिखा है, परंतु यह क्या है? काव्य ग्रंथ है, जिसकी रचना कब हुई? तो 1680 ईस्वी में। ठीक है, कब लिखा गया? 1680 ईस्वी में। शकुंतला नाटक के रचयिता कौन रहे? दो निवास। गीति संग्रह के रचयिता कौन रहते हैं? गीति संग्रह के रचयिता रहे रसनिधि। गीति संग्रह के रचयिता कौन रहे? तो रसनिधि। गीति संग्रह के रचयिता रसनिधि। रसनिधि के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। रतन हजारा, यहाँ पे हाँ में आकर की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, रतन हजारा विष्णुपद कीर्तन 12 मासा। रतन हजारा विष्णुपद कीर्तन 12 मासा, ये रसनिधि की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी और भी रचनाएं, परंतु मुझे जो महत्वपूर्ण लगे ना एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से, मैंने वही लिए। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी काव्य कृति प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी काव्य कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो सुजान हित प्रबंध प्रबंध काव्य नहीं है। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो घनानंद।
सुजान हित प्रबंध के रचयिता कौन रहे? घनानंद। ठीक है, अभी देखते हैं कि बाकी जो 3 यहाँ पर रचनाएं हैं इनके रचयिता कौन रहे। तो चंडी चरित्र, चंडी चरित्र, सुजान चरित्र, रामचरित, ये तीनों ही क्या है? प्रबंध काव्य है। चंडी चरित्र के रचयिता कौन रहते हैं? गोविंद सिंह। चंडी चरित्र के रचयिता गोविंद सिंह, सुजान चरित्र के रचयिता हो गए सूदन, रामचरित के रचयिता सुरति मिश्र। ठीक है, और सुजान हित प्रबंध जैसे बताया आपको कि घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना है हमें। तो इसके लिए पहले में क्या देखना पड़ेगा कि इनका जन्म काल क्या रहा। भूषण, भूषण का जन्म काल रहता है आपका 1613 से 1715, 1613 से, ठीक है, 1613 से 1613 से 1715, 1613 से 1715, ये आपका भूषण का जन्म काल रहा। चिंतामणि का जन्म काल रहता है 1609 से 1685, 1609 से 1685, ठीक है, ये हो गया आपका चिंतामणि का जन्म काल। केशवदास का जन्म काल रहा 1555 से 1617, 1555 से 1617, ठीक है, 1617। सेनापति का जन्म काल रहा, सेनापति का जन्म काल जीवन काल रहा आपका 1589 से 1688, 1589 से 1688, ठीक है। तो इनका हमें सही अनुक्रम बोला है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कौन से रचनाकार आ जाएंगे? तो केशवदास 1555 से 1617, ठीक है, 1555 से 1617, 1555 से 1617। उसके बाद आ जाएंगे सेनापति 1589 से 1688, 1589 से 1688। उसके बाद कौन आ जाएंगे आपके? चिंतामणि 1609 से 1685, चिंतामणि 1609 से 1685, और अंत में आ जाएंगे भूषण 1613 से 1715, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम हो गया, ये इसका सही क्रम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है, अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की काव्य कृतियाँ हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो बेनी प्रवीण, बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है, बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। बेनी प्रवीण के कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, ये बेनी प्रवीण के कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? तो पद्माकर। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता रहे पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि रहे, ठीक है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं तथा इनके काव्य में श्रृंगार भक्ति और वीर रस समाहित होता है, ठीक है। इनके काव्य में श्रृंगार भक्ति और वीर रस को देखा जाता है। इनकी अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माकर की अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रबोध 50 के अलावा हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, गंगा लहरी, कली 25, ठीक है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, गंगा लहरी, कली 25। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो पद्माकर भट्ट ने अभी बताया है कि इनकी रचनाओं में श्रृंगार भक्ति और वीर रस को देखा जाता है, ठीक है। पद्माकर की रचनाओं में श्रृंगार भक्ति और वीर रस समाहित रहता है। तो यहाँ पर प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना किसने की? तो पद्माकर भट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ क्या लिखे गए हैं? रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ क्या लिखे गए हैं? तो दोहे, ठीक है, दोहे। रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ दोहे भी लिखे गए हैं। रुबाई क्या है? रुबाई विकल्प में था इसलिए बता रही हूँ। रुबाई एक फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में तुक देखा जाता है। तुक यानी कि कह सकते हैं कि राइम्स जो होते हैं ना, वही तीसरा जो चरण होता है उसको छोड़कर बाकी जो तीनों चरण होते हैं उसमें तुक देखा जाता है रुबाई में, और रुबाई एक फारसी छंद है। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर रहा?
रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर देखा जाता है? तो संस्कृत, ठीक है। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आचार्य केशव को। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आचार्य केशव को। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम किनकी रचना है? तो सेनापति की रचना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय आपका भिखारी दास द्वारा रचित है। रस रहस्य कुलपति मिश्र, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि, ये भी सही है। भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है, ठीक है। भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि यह देवदत्त की रचना है। यह इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। भाव विलास देवदत्त की प्रथम रचना मानी जाती है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकारों का विवेचन मिलता है। इससे संबंधित जो वन लाइनर था उसमें पिछले क्लास में मैंने ये वाला प्रश्न लिया था, ठीक है। शिवराज भूषण में अलंकारों का विवेचन देखने को मिलता है। कुल कितने अलंकारों का इसमें विवेचन किया गया है? तो 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है शिवराज भूषण में। भूषण की रचना है ये, ठीक है। भूषण वीर रस के कवि रहे। भूषण रीतिकाल में एकमात्र वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही? शिवराज भूषण के अलावा शिवाबावनी, छत्रसाल दशक। शिवाबावनी, छत्रसाल दशक इनकी अन्य रचनाएं रही। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी, ठीक है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? या फिर कहे तो घनश्याम, इनका जो मूल नाम था घनश्याम, को भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र ने, सोलंकी राजा रुद्र ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। इनमें से कौन से कवि रीतिमुक्त नहीं है? रीतिमुक्त नहीं है निम्न में से कौन से कवि? तो घनानंद, आलम, बोधा, ठीक है, ये सभी रीतिमुक्त कवि है, परंतु केशवदास एक रीतिबद्ध कवि रहे। केशवदास एक रीतिबद्ध कवि रहे। अन्य रीतिबद्ध कवि है चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारीदास। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारीदास, ये भी क्या है? रीतिबद्ध कवि रहे। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। रचनाकार कौन रहे बिहारी सतसई के? तो बिहारी। इसी एकमात्र ग्रंथ के आधार पर भी हिंदी साहित्य में उनको, बिहारी को हिंदी साहित्य में इसी ग्रंथ के आधार पर प्रसिद्धि मिली है, एकमात्र ग्रंथ के आधार पर। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो पद्माकर बताया आपको कि ये एकमात्र रीतिकाल में ऐसे कवि रहे जिन्होंने वीर रस में अपनी कविताएं की है। अच्छा, पद्माकर नहीं, सॉरी, यहाँ भूषण, ठीक है। भूषण रीतिकाल के एकमात्र कवि भूषण रहे जिन्होंने वीर रस में अपनी कविताएं लिखी है। बाकी जितने भी कवि है ना, उन्होंने मतलब श्रृंगार रस में ही कविता लिखी है, ठीक है। श्रृंगार रस प्रधान ही उनकी कविताएं रही हैं। लगभग जितने सारे कवि रहे, भूषण एकमात्र कवि है जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखी है। पद्माकर, बिहारी, घनानंद श्रृंगार रस में कविताएं लिखते थे। कविप्रिया के रचनाकार कौन रहे? कविप्रिया के रचनाकार कौन रहे? तो केशवदास। कविप्रिया के रचनाकार रहे केशवदास। देव किस जिले के थे? तो देव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के थे। देव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त, ठीक है, देवदत्त। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहले भी काफ़ी बार चर्चा की है मैंने, फिर भी एक बार बोल दे रही हूँ क्योंकि जितनी बार सुनेंगे ना उतनी अच्छे से ये हमें याद रहेगा। जैसे इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, ठीक है, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो देवदत्त की है। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ये सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये भी सही मानेंगे। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये गलत है, ठीक है। रीतिकाल के संबंध में ये वाली विशेषता सही नहीं मानी जाएगी। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है, सही है। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं है, बल्कि ये रीतिबद्ध धारा के कवि है, ठीक है। केशव रीतिबद्ध धारा के कवि है। अगला प्रश्न है, वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। श्रृंगार रस के उदाहरण, ठीक है। श्रृंगार रस के उदाहरण यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा रस, जैसे वीर रस, रौद्र रस, करुणा रस, श्रृंगार रस, इनमें से कौन सा ऐसा रस है जिसके उदाहरण जितने रीतिकाल में लिखे गए हैं, ठीक है। इस रस के उदाहरण जितने रीतिकाल में लिखे गए हैं ना, उतने संपूर्ण साहित्य में कहीं भी नहीं लिखे गए हैं। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीतिकाल में लिखे गए हैं, उतने संपूर्ण साहित्य में कहीं नहीं लिखे गए हैं। यही यहाँ पे बात की गई है। अगला है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। जस और प्रताप को कहानी है, ये पंक्तियाँ किनकी है? तो ठाकुर की है। ये पंक्तियाँ ठाकुर की है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन रहे? भाषा भूषण के रचनाकार कौन रहते हैं? तो जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचनाकार रहे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, स्फुट छंद, प्रबोध चंद्रोदय, ये इनका नाटक है, ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय शीर्षक से इनका नाटक है जसवंत सिंह का। आनंद विलास, सिद्धांत बोध, स्फुट छंद, प्रबोध चंद्रोदय, ये जसवंत सिंह के कुछ प्रमुख रचनाएं रहीं। विरहा वारिश किनकी रचना है? विरहा वारिश किनकी रचना है? तो बोधा की रचना है। विरहा वारिश बोधा की रचना है। विरहा वारिश बोधा की रचना है, बोधा द्वारा रचित है विरहा वारिश। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गया। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से, बिहारी सतसई पर जो कि बिहारी की रचना है, इस पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गया, जिसके टीकाकार कौन थे? इसके टीकाकार कौन रहे? तो आनंदी लाल शर्मा। आनंदी लाल शर्मा। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक कौन रहे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु युगीन कुछ प्रमुख निबंधकार हैं। भारतेंदु युगीन जो निबंधकार हैं उनके नाम हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र। ये भारतेंदु युगीन निबंधकार रहे। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त को हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, शैलबाला पूजा के फूल, हृदय दान तथा परिश्रम कृत परिश्रम। शैलबाला पूजा के फूल, हृदय दान तथा परिश्रम, ये सारी कृतियाँ किनके द्वारा रचित है? तो मुकुटधर पांडे के द्वारा रचित है। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। छायावाद को शक्ति काव्य डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? महादेवी वर्मा ने। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया महादेवी वर्मा जी ने। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन किनका है? छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किसका प्रभाव माना जाता है? तो फ्रांसीसी साहित्य का। छायावाद की पहली रचना कौन सी रही? तो झरना, जयशंकर प्रसाद की। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद को माना जाता है।
कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। कामायनी को असफल काव्य कृति किसने माना है? महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न लिए हैं ना सभी महत्वपूर्ण है। कामायनी को असफल काव्य कृति इंद्रनाथ मदान ने माना है। कामायनी को असफल काव्य कृति इंद्रनाथ मदान ने माना है। प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रजभाषा में थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, प्रेम पथिक। प्रसाद की कृति प्रेम पथिक जो पहले किसमें थी? ब्रजभाषा में लिखित थी, बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, याद रखिएगा। 1918 में प्रकाशित प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कितनी कविताएं हैं? झरना का प्रकाशन कब हुआ? 1918 में। रचयिता कौन रहे? जयशंकर प्रसाद। इसमें कुल कितनी कविताएं संकलित है? तो 24 कविताएं संकलित हैं। महादेवी का प्रथम काव्य संकलन कौन सा रहा? तो निहार। महादेवी का प्रथम काव्य संकलन निहार। पंत जी की कविता परिवर्तन, पंत जी की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुई? तो पल्लव नामक काव्य संग्रह में। पंत की कविता परिवर्तन किस में प्रकाशित हुई सर्वप्रथम? तो पल्लव नामक काव्य संग्रह। सुमित्रानंद पंत जी का काव्य संग्रह पल्लव, इसी में परिवर्तन नामक कविता प्रकाशित हुई। बुरांश कविता किनकी है? तो सुमित्रानंद पंत जी की ही है। बुरांश कविता किनकी है? बुरांश कविता किनकी रही? तो सुमित्रानंद पंत जी की। नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग, नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन रहे? निराला। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।